अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हर लेक्चर जो है वो दूसरे लेक्चर के साथ कनेक्टेड है, इसलिए आप सबको वो सब सुनना भी चाहिए। और साथ में मैं जो बीच में क्वेश्चन और असाइनमेंट्स दे रही हूँ उन सब के बारे में भी आप सबको पता होना चाहिए। और हर बंदा कोशिश करे कि सारे लेक्चर्स ज़रूर सुने और सही सही से सुने। दूसरी बात कि जो आप लोग की बुक है वो है ग्रॉसमैन एंडोडोंटिक्स की बुक है और मैं लेक्चर्स वहीं से दे रही हूँ, इसलिए अदर लेक्चर्स में मैंने इतनी ज़्यादा बातें नहीं लिखी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ साथ में, तो वो सब आपकी बुक की ही है। आप लोग बुक भी साथ में ज़रूर पढ़ें और बुक भी साथ में खोल के भी रखें। जिस पॉइंट की आप लोगों को समझ ना आए ज़रूर पूछे साथ में। अच्छा, तो हमारा जो चैप्टर था वो था पल्स थेरेपी फॉर यंग परमानेंट का, कि हमारे पास परमानेंट टीथ में हम पल्स थेरेपी किस तरह से करेंगे, जिसमें हमने अपना लास्ट टॉपिक पल्पोटमी जो था वो स्टार्ट कर लिया था। पल्पोटमी की इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हमने पढ़ ली थी। हमने उनके प्रोग्नोसिस में जो पॉइंट्स इफेक्ट होते हैं वो भी पढ़ लिए थे। हमारे पास उसका मेथड भी हमने पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन पे हम आ गए थे कि हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो पल्स टिश्यू रिमूवल पे और मेडिकेमेंट पे हुई है। तो जो हमारे पास पल्स टिश्यू रिमूवल पे हुई है सर्वाइकल और पार्शियल में है कि सर्वाइकल में हमने होल रिमूव करना है, होल कोरोनल पल्प रिमूव करना है, और पार्शियल में हमने जस्ट पार्शियल पार्ट रिमूव करना है। और मेडिकेमेंट्स में हमारे पास 3 टाइप के हाइड्रोक्साइड, एमटीए एंड फॉर्मोफ्रिसोल जो है। फॉर्मोफ्रिसोल जो है इसके बारे में आप लोग सुन चुके हैं प्राइमरी डेंटिशन में, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगी। आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सर्वाइकल पल्पोटमी को हमने किस तरह से करना है, यानी सर्वाइकल पल्पोटमी की कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे पास। तो सर्वाइकल पल्पोटमी के लिए फर्स्ट वन जो पॉइंट है वो हमारे पास डायग्नोसिस है। जिस तरह के हमने पीएस में पढ़ लिया था इनडायरेक्ट पल्स कैपिंग में कि हमारे पास उसकी डायग्नोसिस में हमें किस तरह पता चलेगा कि इस पेशेंट के लिए हमने आगे जाकर क्या करना है। तो हमें पहले डायग्नोस करना है कि पेशेंट की कंडीशन किस तरह है। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो डायग्नोसिस में है, तो हम डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम उनके पल्स चैम्बर्स को देख सकते हैं, हम उनकी शेप और साइज ऑफ द पल्स चैम्बर देख सकते हैं कि रूट के नाज की कितनी साइज आ रही है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम कंडीशन देखेंगे उनकी पेरी रेडिकुलर टिश्यूज की कि क्या वो सही है कि नहीं, क्योंकि हमने स्टार्ट में इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ ली थी कि इन किन कंडीशंस पे आपने उनको ट्रीट करना है, पल्पोटमी करनी है और इन कंडीशंस पे नहीं करनी। तो यहाँ पे भी डायग्नोसिस में हमने रेडियोग्राफिक्स देखनी है, हमने रूट कैनाल उनकी साइज और शेप देखनी है, हमने पेरी रेडिकुलर टिश्यूज की कंडीशन भी देखनी है, हमने टूथ को टेस्ट भी करना है कि क्या हमारा टूथ जो है वो वाइटल है कि नहीं। तो हम वाइटलिटी टेस्ट भी करेंगे और इन सब रिजल्ट्स को रिकॉर्ड कर देंगे। सेकेंड वन जब हम डायग्नोज कर लेंगे कि चले इनमें हमने पल्पोटमी करनी है इस पेशेंट में, तो सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है एनेस्थीसिया। हमने फिर पेशेंट को टूथ को एनेस्थेटाइज करना है विद द लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है, या तो हम इंफिल्ट्रेशन टेक्निक कर लेंगे या हम नर्व ब्लॉक की तरफ चले जाते हैं। थर्ड वन हमारे पास है फिर क्लिनिकल स्टेप्स में आइसोलेशन, कि हमने आइसोलेट करना है। तो आइसोलेशन के लिए हम रबर डैम यूज करते हैं और कैरीज की रिमूवल करनी है। तो रबर डैम को जब हम यूज कर लेंगे फॉर आइसोलेशन तो ये हमें क्लीन, सेफ और एक अच्छी इन्वायरमेंट देगा जिसपे हम वर्क कर सकते हैं। फिर हमने कैरीज को रिमूव करना है, तो जो हमारे पास कैरीज स्ट्रक्चर है पहले हमने उसको एसेस करना है, ठीक है, उस तक हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो पहुंच सकते हैं कि नहीं, हमारे एसेस उस तक है कि नहीं है। जब हम एसेस गेन कर लेंगे पल्स चैम्बर की तरफ, फिर हमने उस एरिया ऑफ एक्सपोजर को देखना है कि कहाँ पे हमारे पास पल्स जो है वो एक्सपोज हो चुका है। वहां से हमने उस एक्सपोजर साइट को हमने एक्ट करना है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उसके बाद हमने रिमूव करनी है पहले रूफ ऑफ द कैरीज को, जो हमारे पास पल्स चैम्बर का रूफ है वहां पे हमने रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेराइल बल्ब। स्टेराइल बल्ब यानी वो बल्ब जो हमारे पास उसकी स्टेरिलाइजेशन हो चुकी है। देन हमारे पास कैरीज रिमूवल के बाद अगर हमारे पास हैमरेज आ जाती है कंडीशन, तो उस हैमरेज को भी हमने कंट्रोल करना है। तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हेमोस्टेटिक एजेंट है, जो कि हम स्टार्ट में भी सोडियम हाइपोक्लोराइड पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करना है एज अ हेमोस्टेसिस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। स्टार्ट में हमने 3 to 6% का कहा था, यहाँ पे हमारे पास जो हैमरेज कंट्रोल के लिए हेमोस्टेसिस हम यूज करेंगे वो हम 6% का भी यूज कर सकते हैं। फिर हमने प्रेशर एप्लीकेशन यूज करनी है ताकि हमारे पास ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए। तो हमने उस ब्लीडिंग एरिया पे थोड़ा सा प्रेशर देना है। प्रेशर हम देंगे विद द मॉइस्ट कॉटन पैलेट से हम देंगे, ठीक है, हम कॉटन को गीला करके वहां पे प्लेस कर देंगे और प्रेशर दे देंगे। थ्रू इलेक्ट्रोसर्जरी भी हम कर सकते हैं और थ्रू लेजर्स भी हम कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती है इंस्ट्रूमेंटेशन, कि हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे फॉर द पल्पोटमी।
तो ड्यूरिंग पल्पोटमी प्रोसीजर हम जब पल्प को एम्प्यूटेट करेंगे विद एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द पल्प एम्प्यूटेशन। व्हाट इज एम्प्यूटेशन? एम्प्यूटेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम पल्प को सर्जिकली वहां से कट ऑफ कर लेते हैं। तो जिसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे वो हमारे पास है स्पून शेप एक्सकेवेटर, ठीक है, एक्सकेवेटर से भी हम कर सकते हैं, लार्ज रोटेटिंग बर से भी कर सकते हैं जो कि हम स्लो स्पीड हैंड पीस की यूज करेंगे। देन हमारे पास डायमंड ड्रिल है, डायमंड ड्रिल को हम यूज करेंगे विद हाई स्पीड हैंड पीस पे, लेजर्स भी हम यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रो सर्जरी भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो सारी इंस्ट्रूमेंटेशन है जो कि हम पल्पोटमी के प्रोसीजर के टाइम यूज करेंगे। देन हमारे पास आ जाती है कि हमने फिर अब क्या करना है। प्रोसीजर हमारे पास स्टार्ट होगा तो फर्स्ट वन हमने कोरोनल पोर्शन ऑफ द पल्प को रिमूव करना है। किस चीज से? विद द शार्प स्टेराइल लार्ज स्पून शेप एक्सकेवेटर से हमने उसको पहले रिमूव कर देगा। जब हम कोरोनल पोर्शन ऑफ द पल्प को रिमूव कर देंगे फिर हमने हाई स्पीड ऑफ ड्रिल को उठाना है, उसके साथ हमने कूलेंट भी रखना है। अगर हम लो स्पीड यूज करें तो हमने उस एरिया को कूल रखना है, क्योंकि हमने स्टार्ट में कहा कि हमारे पास हीट की वजह से इंजरी कॉज हो सकती है। तो हम इस तरह से हैंड पीसेस को बर्ड को यूज करेंगे कि वहां हमारे पास ट्रॉमा ना आए पल्प की तरफ। देन हमने बर्ड को जब यूज करेंगे पल्प कोरोनल पोर्शन ऑफ द कैरीज जो है हमारे पास उसको हम रिमूव करेंगे। तो एंटीरियर टीथ में भी हमारे पास जो पल्प चैम्बर्स होते हैं वो थोड़ी स्मॉल होते हैं, तो वहां पे हमने स्मॉल बर्ड यूज करने हैं। और उसके लिए हमारे पास फिर जो पोस्टीरियर टीथ हैं उनके हमारे पास पल्प का पोर्शन किस तरह होता है। तो इंटीरियर टीथ का पल्प चैम्बर स्मॉल है, पोस्टीरियर पल्प पोर्शन की जो हमारे पास पोस्टीरियर टीथ के जो हमारे पास पल्प पोर्शन है वो बल्बियस टाइप पोर्शन है, ठीक है। तो हमने वहां पे उसकी उस बल्बियस पोर्शन की यानी पहले आपको एनाटॉमी पता हो तो उसके मुताबिक आप उसको रिमूव करेंगे। जो हमारे पास सर्वाइकल थर्ड ऑफ द रूट कैनाल है आपने उसको वहां तक रिमूव कर देना है, सर्वाइकल थर्ड, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास कौन सा हम मेथड पढ़ रहे हैं? सर्वाइकल पल्पोटमी पढ़ रहे हैं। तो जो हमारे पास सर्वाइकल पार्ट है मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, ये आपके पास कुछ है, ठीक है। ये सारा आपके पास यहाँ तक कोरोनल पोर्शन ऑफ द पल्प है, ठीक है। इट मींस कि दिस इज योर सर्वाइकल थर्ड पार्ट, नीचे तक का जो पार्ट है दिस इज सर्वाइकल थर्ड। इसके बाद हमारे पास फिर रूट का पार्ट आ जाएगा। तो हमने यहाँ तक का जो पोर्शन है वो सारा रिमूव कर देना है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइकल पल्पोटमी में हमने सर्वाइकल थर्ड ऑफ द रूट कैनाल तक इसको रिमूव कर देना है। देन अलाउ द पल्प टिश्यू इन रूट कैनाल लेफ्ट टू अलाउ मैचुरेशन। जो हमारे पास रूट पोर्शन का जो पल्प है हमने उसको छोड़ देना है। वो हमने इसलिए छोड़ देना है ताकि वहां पे उसकी मैच्योरेशन हो जाए। अगर एपेक्स ओपन है तो उसकी एपेक्सिफिकेशन हो जाए, अगर इमेच्योर है तो उसको मैच्योरेशन के लिए टाइम दे देना है, क्योंकि हमारे पास जो पार्शियली मैच्योर टूथेस है वो थोड़े बहुत वीक भी होते हैं, उसके ऊपर फिर ऑक्लूसिव फोर्सेज आ जाती हैं। इसलिए आपने रूट पोर्शन के रूट कैनाल का जो पल्प है उसको छोड़ देना है। तो यू अलाउ देम टू मैच्योरेशन, ताकि उसकी मैच्योरेशन हो जाए। देन हमने एक्सकेवेशन करनी है। एक्सकेवेशन के लिए हमने एक्सकेवेटर को यूज करना है। एक्सकेवेटर इतना लॉन्ग एनफ होना चाहिए ताकि आपके पास जो पल्प के रेमिनेंट्स हैं, जो पल्प फ्लोर पे पड़े हुए हैं, जो वहां पे एडहियर हैं, उन सबको आपने एक्सकेवेशन से रिमूव कर देना है, ठीक है। देन हमने यूज करना है जो एक्सकेवेशन हम यूज करते हैं वो हमारे पास 31 LN का एक्सकेवेटर है, एक एंडोडोंटिक एक्सकेवेटर है जो कि हमारे पास इस पर्पज के लिए ज्यादा यूज होता है। 31 नंबर का LN का एंडोडोंटिक एक्सकेवेटर है, ठीक है, ये आपने यूज करना है। देन जब हम एक्सकेवेशन करेंगे तो जो हमारे पास पल्प टिश्यू एट द एंट्रेंस ऑफ द रूट कैनाल पे जो पड़ी हुई है और जो विद इन रूट कैनाल जो पड़ी हुई है पल्प, ठीक है, उनको आपने डिस्टर्ब नहीं करना। जो रूट कैनाल के एंट्रेंस पे है और जो रूट कैनाल के अंदर जो हमारे पास पल्प है हमने उसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो यहाँ पे आपके पास कोरोनल सर्वाइकल पोर्शन का सारा पल्प जो है वो यहाँ पे रिमूव हो गया है। देन हमने क्या करना है, अब हमने मेडिकेमेंट्स को प्लेस करनी है। हमने स्टार्ट में पढ़ा कि हमारे पास मेडिकेमेंट्स की भी क्लासिफिकेशन हुई है एंड वी हैव 3 टाइप्स ऑफ द मेडिकेमेंट्स। तो अब हम फर्स्ट टाइप का पढ़ते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पल्पोटमी करनी है, इसका मेडिकेमेंट रखना है, तो वी यूज फॉर द वाइटल पल्प थेरेपी इन परमानेंट डेंटिशन बट नॉट इन द प्राइमरी टीथ।
हम जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं तो हम इसको परमानेंट टीथ में रिकमेंड करते हैं फॉर द वाइटल पल्प थेरेपी के लिए, लेकिन हम प्राइमरी टीथ में इसको रिकमेंड नहीं करते। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम अप्लाई करेंगे एम्प्यूटेटेड पल्प के ऊपर। वो पल्प जो आपने रिमूव किया हुआ है जहाँ पे, वहाँ पे आपने अप्लाई कर लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। देन यू शुड टैम्प अगेंस्ट द पल्प विद स्टेराइल फ्लैजेट ऑफ कॉटन। कॉटन के थ्रू आपने उसको वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर करके, यानी वहाँ पे थोड़ा सा उसको प्रेस कर देना है। आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्लेस करना है, वहाँ पे उसको स्मूथ करना है, हर जगह तक पहुँचाना है, तो वो आपने कॉटन से कर देना है। Then the pulp chamber should be filled with the depth at least of 1 to 2 mm with the calcium hydroxide। आपने पल्प चैम्बर एरिया को, जहाँ पे आपने पल्प को रिमूव किया है कोरोनरी, उस एरिया को आपने फिल कर देना है विद द 1 to 2 mm विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की थिकनेस वहाँ पे हमारे पास 1 to 2 mm होनी चाहिए। उसके ऊपर फिर आप बेस भी रख सकते हैं, जो कि हमारे पास ग्लास आइनोमर सीमेंट ज्यादातर हम यूज करते हैं, या हम फ्लोएबल कॉम्पाउंडर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर फिर हम फाइनल इंस्टॉलेशन प्लेस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम मैनी फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट फॉर्म है कि आपके पास पेस्ट हो। उस पेस्ट को आप बनाएंगे किस तरह की, पहले आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाउडर को लेना है, उसको आपने मिक्स कर देना है विद एनी मीडियम। मीडियम्स आपके पास सैलाइन भी है, डिस्टिल वाटर भी है, लोकल एनेस्थेटिक सोल्यूशन भी है और ग्लाइसरीन भी है। एक आपके पास ये वाला फॉर्म है कि आप पाउडर लें और पाउडर को इन मीडियम्स के साथ मिक्स कर लें, या सैलाइन यूज करें, या वाटर यूज करें, या कोई एनेस्थेटिक सोल्यूशन या ग्लिसरीन यूज करें, ठीक है, और उस पेस्ट को वहाँ पे प्लेस कर लें। दूसरा हमारे पास है एक नॉन सेटेबल कमर्शियल पेस्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है और मिथाइल सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होता है विद द नेम ऑफ मेटापेक्स, ठीक है। इस कमर्शियल पेस्ट को भी आप यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड वन जो हमारे पास, जो नॉर्मल यूज भी करते हैं और आप लोगों ने भी लैब में देखे होंगे, जो कि हमारे पास कमर्शियल फास्ट सेटिंग पेस्ट अवेलेबल है विद द नेम ऑफ डाइकाल, ठीक है। डाइकाल हम ज्यादातर यूज करते रहते हैं। तो ये हमारे पास इसकी 3 फॉर्म्स है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको हम यूज कर सकते हैं सर्वाइकल पल्पोटमी में। सेकेंड वन मेडिकेमेंट जो है वो हमारे पास है MTA। अगर आपने MTA की पल्पोटमी करनी है तो वो हमने किस तरह करना है, हमने MTA पाउडर को मिक्स कर देना है, जो कि हमारे पास इसकी मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं इस के बॉटल के ऊपर, ठीक है। आपने MTA पाउडर को मिक्स करना है विद द वाटर, आपके पास एक फ्रूटी टाइप कंसिस्टेंसी आ जाएगी, ठीक है। सो द MTA पाउडर मिक्स विद डिस्टिल्ड वाटर। जब आपके पास इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, इसकी हमारे पास एक अच्छा मटेरियल ऑफ चॉइस है देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटर मटेरियल है। क्यों बेटर मटेरियल है? इन टर्म्स ऑफ हीलिंग, इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज अच्छी है, क्वालिटी ऑफ सील भी अच्छी देता है और सुपीरियर बायोकम्पैटिबल है, यानी जिसके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है। तो हमारे पास इस वजह से MTA जो है एक बेटर मटेरियल ऑफ चॉइस है देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Why? Because of the healing, because of the quality of seal and superior biocompatibility। अच्छा, जब हम MTA को प्लेस कर लेते हैं एम्प्यूटेड पल्प के ऊपर विद द हेल्प ऑफ MTA कैरियर गन या एमलगम कैरियर गन से भी आप उसको यूज कर सकते हैं। यानी आप जब इसकी कंसिस्टेंसी बना लेते हैं तो आपने इसको किस इंस्ट्रूमेंट से उठाना है, तो वो हमारे पास हमारे पास MTA कैरियर गन भी है और एक हमारे पास एमलगम कैरियर जो है, आप लोगों ने देखा होगी ये इंस्ट्रूमेंट एमलगम कैरियर का। उसी की तरह से हमारे पास MTA का भी कैरियर गन है, उससे हम इस पाउडर मिक्स जो आपने बनाया होता है उसको आप उठा देते हैं और उस पल्प के ऊपर प्लेस कर देते हैं जहाँ से आपने पल्प को रिमूव किया हुआ है। तो जब हम इसको प्लेस कर लेंगे पल्प चैम्बर के ऊपर, सेम एज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने इसको भी कंडेंस कर देना है विद द कॉटन, ठीक है। आपने एक कॉटन पैलेट उठाना है, लेकिन ड्राई नहीं, मॉइस्ट कॉटन पैलेट आपने उठाना है और उससे आपने इसको थोड़ा सा कंडेंस कर देना है कि आपका जो मटेरियल है वो वहाँ पे सही से उस एरिया को कवर कर ले। केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर दैट मिनिमम थिकनेस आपके पास MTA की कितनी आनी चाहिए, 2 mm। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हमने पढ़ी 1 to 2 mm, MTA की थिकनेस जो है वो हमारे पास 2 mm होनी चाहिए। So this is the MTA pulpotomy। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मोक्रिसोल। फॉर्मोक्रिसोल पल्पोटमी जो है ये हम इंडिकेट करते हैं प्राइमरी टीथ की पल्पोटमी के लिए। जब आपने प्राइमरी टीथ पल्पोटमी करनी है, आपने पेडियाट्रिक के बारे में भी इसका नेम सुना है, उसके लिए हम फॉर्मोक्रिसोल यूज करते हैं अगर प्राइमरी टूथ में आपने पल्पोटमी करनी है।
हम प्राइमरी टूथ में इसको इसलिए भी यूज करते हैं बिकॉज प्राइमरी डेंटिशन में इसका जो सक्सेस रेट है वो अप टू फ्रॉम पास्ट 70 ईयर्स से जो है इसकी यूज ज्यादा हो रही है और पॉपुलर भी है। इसलिए ये हमारे पास एक ऐसा मेडिकमेंट है जो जस्ट हम प्राइमरी टीथ के लिए या प्राइमरी डेंटिशन के लिए यूज करते हैं। फॉर्मोक्रिजोल की इंट्रोडक्शन जो है ये हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम सीट है, उन्होंने 1932 में इसकी इंट्रोडक्शन की थी। इस फॉर्मोक्रिजोल लिक्विड को भी हम किसके थ्रू प्लेस करेंगे विद द कॉटन पैलेट। आपने कॉटन से इस फॉर्मोक्रिजोल लिक्विड को जो है उस एम्प्यूटेटेड पल्प के ऊपर जो है वो प्लेस कर देना है। ठीक है, एम्प्यूटेटेड पल्प जब वहाँ पे आपने पल्प को रिमूव किया है वहाँ पे आपने उसको प्लेस कर देना है। जो रेडिकुलर पल्प है इसके साथ ही कांटेक्ट में फिर आएगा, वहाँ पे एक बैरियर बनाएगा, वही बात जो हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी। अच्छा, जब हम फॉर्मोक्रिजोल लिक्विड को वहाँ पे प्लेस करेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है उसको आपने 3 to 5 मिनट्स के लिए छोड़ना है, वहाँ पे इस लिक्विड को डालना है। ठीक है, तो 3 to 5 मिनट्स के लिए आपने उसके ऊपर प्लेस कर देना है और फिर हम इसको छोड़ देंगे। इसके ऊपर हम फिर परमानेंट रिस्टोरेशन जो चीज आपने प्लेस करनी है फाइनली वो हम प्लेस कर लेते हैं। So this is फॉर्मोक्रिजोल पल्पोटमी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिर जब हम मेडिकेमेंट सब चीजों को प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किया, फॉर एग्जांपल आपने एमटीए यूज किया या फॉर्मोक्रिजोल यूज किया, जो भी किया। तो सर्वाइकल पल्पोटमी, सर्वाइकल आपने पल्प को रिमूव किया, फिर मेडिकेमेंट प्लेस किया। अब मेडिकेमेंट के बाद आपने क्या करना है, तो ये उसके बाद का स्टेप है कि अब हमने परमानेंट रिस्टोरेशन प्लेस करना है। तो जो हमारे पास जीआईसी या फ्लोएबल कंपोमर्स हैं ये हमारे पास यूज होते हैं एज अ रिकमेंडेड बेस, हम इसको एज अ बेस यूज कर लेते हैं। ठीक है, किसके ऊपर, एमटीए के ऊपर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। ठीक है, नॉट ओवर द फॉर्मोक्रिजोल। फिर इसके ऊपर हम एक परमानेंट रिस्टोरेशन प्लेस कर देते हैं। जब भी हम ड्रेसिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया तो इसके ऊपर जरूर आपने फिर एक बेस भी डालना है और इस बेस के ऊपर फिर आपका रिस्टोरेशन आ जाएगा। तो ये आपका रिकमेंडेड बेस है जीआईसी और द कॉम्पोमर। देन आपका परमानेंट रिस्टोरेशन आपने प्लेस कर देना है इस बेस के ऊपर। आप रबर डैम जो है इसके बाद रिमूव कर ले, ऑक्लूजन्स को भी चेक कर ले, रेडियोग्राफिकली भी आप उसको चेक कर सकते हैं। आप इसको एपिकल क्लोजर्स को भी चेक कर सकते हैं रेडियोग्राफ में। आप देख सकते हैं कि बीच में ब्रिज की फॉर्मेशन हुई है कि नहीं हुई, कोई इंटरनल डिसॉर्प्शन तो नहीं हुई या कोई कैसेटिक डिजेनरेशन। तो ये सारी चीजें आपने किसमें देख लेनी है, रेडियोग्राफ में देख लेनी है। जब हम परमानेंट रिस्टोरेशन कर लेते हैं देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है विच इज द फॉलो अप। अब पेशेंट का फॉलो अप कितना टाइम का होगा, तो पहले पेशेंट का फॉलो अप जो है वो हम 3 मंथ्स का रख लेते हैं कि वो हमारे पास आफ्टर एवरी 3 मंथ्स आए, हम उनकी वाइटलिटी टेस्ट भी करें कि तो वाइटल है कि नहीं, हम रेडियोग्राफ्स भी देखें ताकि हमें पता चले कि कोई पेरी रेडिकुलर रीजन या कुछ और तो नहीं आया या दोबारा से कैरिज पल्प की तरफ नहीं गई, या अगर पेशेंट को कोई पेन है, कोई कंडीशन है तो वो उसकी वजह से भी आ जाता है। रेडियोग्राफ में हम ये भी देख लेते हैं कि पल्प वाइटल के अलावा कहीं पल्प की डेथ तो नहीं हुई या जो रूट केनाल कंटेंट्स है वो किस तरह है। अगर पल्प डेथ हो चुकी है तो फिर हम पल्पेक्टमी की तरफ चले जाते हैं, यानी हम फिर रूट केनाल पल्प को भी रिमूव कर लेते हैं, यानी प्रॉपर एक एंडोडोंटिक थेरेपी हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एंडोडोंटिक थेरेपी भी हम उन केसेस में करते हैं जहाँ पे हमारे पास एपेक्स मैच्योर हो और हमारे पास एपेक्स की कंप्लीशन हो चुकी है। लेकिन अगर आपके पास टूथ का एपेक्स कंप्लीट नहीं हुआ, इमेच्योर है, तब आपने पहले उसको छोड़ देना है कि उसकी एपेक्सोजेनेसिस हो जाए। लेकिन अगर एपेक्सोजेनेसिस नहीं हो रही तो आप फिर एपेक्सिफिकेशन कर लेंगे उस टूथ की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सर्वाइकल पल्पोटमी जो है वो एंड हो जाती है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो था वो हमारे पास था पार्शियल पल्पोटमी, कि हमने पार्शियल पल्पोटमी किस तरह से करनी है। तो पार्शियल पल्पोटमी के लिए भी पहले आपने कोरोनल पल्प को रिमूव करना है, लेकिन यहाँ पे हमने पूरा पल्प रिमूव नहीं करना, हमने सिर्फ उस पल्प को रिमूव करना है जो हमारे पास इन्फ्लेम्ड है। हमने जस्ट पार्शियली जस्ट उस पार्ट ऑफ द पल्प को रिमूव करना है। ठीक है, तो कोरोनल पल्प वो जो एक्सपोज हो चुका है ड्यू टू ट्रॉमा और ड्यू टू इंफ्लेमेटरी चेंजेस, उस इन्फेक्टेड पल्प को आपने रिमूव करना है। जो अनइन्फेक्टेड है उसको प्रिजर्व रखना है, उसको रिमूव नहीं करना। देन द रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड पल्प को आप रिमूव कर लेंगे। आप जब उस पल्प को रिमूव कर लेंगे तो आपने रैपिड रिलीफ देना है पल्पेलिया को, यानी अगर पेन है तो उसको रैपिड रिलीफ देना है। जो हमारे पास रिमेनिंग टिश्यूज है
उनको छोड़ देना है ताकि उसमें रिपेयरिंग हो जाए और एपेक्सोजेनेसिस भी हो जाए साथ में, अगर एपेक्स की फॉर्मेशन नहीं हुई तब, ठीक है। तो जो हमारे पास अनइन्फेक्टेड पल्प था उसको हमने छोड़ देना है, जो हमारे पास इन्फेक्टेड है उसकी हमने रिमूवल कर देनी है, हमने उसको टेम्परेरी जो है वो टेम्परेरी कवर कर देना है, रैपिड रिलीफ भी दे देना है ताकि पेन वगैरह ना हो। जो हमारे पास रिमेनिंग टिश्यूज है उनमें हमारे पास रिपेयरिंग हो जाए और हमारे पास साथ में एपेक्सोजेनेसिस भी हो जाए, यानी जो हमारे पास रूट एंड्स है उनकी डेवलपमेंट और उनकी कैल्सिफिकेशन हो जाए। पार्शियल पल्पोटमी हम किन केसेस में रिकमेंड करते हैं? इनको हम रिकमेंड करते हैं क्रोन फ्रैक्चर्ड टीथ के केसेस में। जब हमारे पास क्रोन फ्रैक्चर्ड टीथ की कंडीशन आ जाए तब हम पार्शियल पल्पोटमी रेफर करते हैं। अब इनकी रिकमेंडेड जो है जो हमारे पास इसकी भी है, क्योंकि हमारे पास जो पिन पॉइंट एक्सपोजर होती है, यानी ज्यादा एक्सपोजर नहीं हुई होती, जस्ट एक पिन पॉइंट एक्सपोजर हो जाए, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं विद इन 15 to 18 आवर्स ऑफ द एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट हो जाए आपके पास रूट जो है या टूथ जो है वो फ्रैक्चर हो जाए, जब फ्रैक्चर हो जाएगा और पेशेंट विद इन 15 to 18 आवर्स में आ जाएगा तो आप उसकी पल्पोटमी कर लेंगे, लेकिन पार्शियल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके ऊपर टाइम ज्यादा गुजरा, वही पॉइंट के टाइम गैप आ गए ज्यादा, तो फिर हमारे पास वो और पल्प को भी इन्फ्लेम कर सकता है, फिर हम पार्शियल पल्पोटमी के बजाय सर्वाइकल पल्पोटमी भी कर लेते हैं। अगर इससे ज्यादा भी यानी अगर उसका केस और भी सेवियर हो चुका है तो फिर हम आरसीटी भी समटाइम्स कर लेते हैं। इन केस ऑफ कैरियस एक्सपोजर ऑफ एसिम्प्टोमेटिक टूथ विद ओपन एक्सेस, पार्शियल पल्पोटमी को हम इन केसेस में भी इंडिकेट करते हैं जहाँ पे आपके पास कैरियस एक्सपोजर हुआ हो लेकिन साथ में टूथ एसिम्प्टोमेटिक भी था और ओपन एपेक्स भी था। तो यहाँ से आप लोगों को लगेगा कि हमारे पास पार्शियल पल्पोटमी या इनडायरेक्ट पार्शियल पल्पोटमी और डायरेक्ट पल्प कैपिंग जो है वो सेम है। तो ये हमारे पास थोड़े बहुत यहाँ पे फिर सिमिलर केसेस में आ जाते हैं पार्शियल पल्पोटमी, ठीक है। लेकिन अगर सर्वाइकल पल्पोटमी की बात की जाए तो वो फिर इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग से काफी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपने कंप्लीट सर्जिकल रिमूवल की उसकी कोरोनल पल्प की, और इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में आपने इनडायरेक्टली कैप किया, डायरेक्ट पल्प कैपिंग में आपके पास पल्प एक्सपोज हुआ है लेकिन आपने उसको डायरेक्टली कैप कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर नेक्स्ट इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरी एक ओवरऑल समरी टाइप दी हुई है उन सारे प्रोसीजर्स की या पल्प थेरेपीज की। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल आपने इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करनी है तो पल्प के साथ आपके पास ये एक्सपोज नहीं हुआ लेकिन आपने इसको इनडायरेक्टली यहाँ पे कैप कर दिया है। डायरेक्ट कैपिंग किस तरह हुई? पल्प एक्सपोज है, आपने उसको पल्प को यहाँ पे कैप कर दिया, एकदम पल्प एक्सपोज आपने इसको जल्दी से ऊपर से कैप कर दिया है। पल्पोटमी में क्या हुआ? पल्पोटमी आपने सारे कोरोनल पल्प को रिमूव करके यहाँ पे आपने ड्रेसिंग की, फिर बेस और यहाँ पे पूरा रिस्टोरेशन, यानी आपने इस पूरी कोरोनल पल्प को रिमूव किया। सो दिस इज पल्पोटमी। देन पल्पेक्टमी, तो पल्पेक्टमी में फिर हमारे पास आपने इस सारे पल्प को रिमूव किया, यानी आखिर तक जब आपने पल्प को रिमूव किया, दिस इज योर पल्पेक्टमी। यहाँ पे एक टर्म है पार्शियल पल्पेक्टमी, नॉट पल्पोटमी, ओके। पल्पेक्टमी है तो पार्शियल पल्पेक्टमी में उन्होंने सिर्फ ये पार्शियली पल्प को रिमूव किया। तो दिस इज आर अबाउट द वाइटल पल्प थेरेपीज। ये हमारे पास सारी पल्प थेरेपीज हैं जो हम पल्प पे परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोगों का ये जो चैप्टर है ये ग्रॉसमैन एंडोडोंटिक की बुक का चैप्टर नंबर 13 है। आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, स्लाइड भी आप पढ़ सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग लेक्चर तो वो आप पूछ सकते हैं। आई होप सो कि आप सबको समझ आ चुका होगा। Thank you.